गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, जिसमें हम बैकग्राउंड, उसके कॉज और उसके रिजल्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एक्सपेंशन हुआ था ख़ासतौर से वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है, तो उसका रिजल्ट ये रहा था कि प्रोडक्शन का तेज़ी से मशीनीकरण हुआ था, मैकेनाइजेशन हुआ था। ठीक है, और जिसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि रिक्वायरमेंट से पहले ही प्रोडक्शन की सिचुएशन पैदा हो जाती थी। ये जो प्रोडक्शन हो रहा था ये पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंडर हो रहा था, इसलिए ये कंज्यूमर की नीड और उसकी परचेजिंग कैपेसिटी को ना देखकर बस कंपनी का जो प्रॉफिट था, ठीक है, उसको देखा जा रहा था। और 19th सेंचुरी में बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जो यूरोप की कंट्रीज़ थी उनकी पॉलिसी विस्तारवादी होने लग जाती हैं, जैसे कि चाइना की है और वो अभी भी है। ठीक है, तो जिसका रिजल्ट ये रहा था कि 20th सेंचुरी में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, इम्पीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद और मिलिटराइजेशन की पॉलिसी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बैकग्राउंड तैयार कर दिया था। ठीक है, इन चीज़ों की वजह से जो बैकग्राउंड था वो तैयार हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब हम बात करेंगे कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर के बारे में, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है सेंस ऑफ नेशनलिज्म। तो बेसिकली क्या है कि यूरोप में 16th सेंचुरी के बाद नेशनलिज्म ने फ्लरिश करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी ना, उसने इटली, जर्मनी का यूनिफिकेशन कराया था। अच्छा, एक तरफ है नेशनलिज्म ने इंस्पायर किया था, ठीक है, नेशनलिज्म ने इंस्पायर किया था, और दूसरा हमारा होता है एक्सट्रीम नेशनलिज्म। ठीक है, या तो हम उसको कैसे कह सकते हैं, रेडिकल नेशनलिज्म। ठीक है, तो क्या हुआ था कि नेशनलिज्म ने ना क्रिएट करना शुरू कर दिया था कंट्रीज़ को। ठीक है, और एक्सट्रीम नेशनलिज्म ने क्या किया था कि जो म्यूचुअल डिफरेंस था उसको बढ़ा दिया था। ठीक है, नेशनलिज्म की वजह से तो कंट्रीज़ क्रिएट हो रही थी, ठीक है, पर जब एक्सट्रीम नेशनलिज्म या कहीं रेडिकल नेशनलिज्म आ गया था तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि म्यूचुअल डिफरेंस होने लग गए थे कंट्रीज़ के बीच में। अच्छा, अब जर्मनी की भी यूनिफिकेशन हुआ था, ठीक है, और एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। मोटा मोटा ये जान लीजिए कि इस ट्रीटी में जर्मनी ने जो 2 प्रोविंस जो एनेक्स्ट किए थे फ्रांस से, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूँ तो एलएस था, ठीक है, ALACE, और दूसरा था हमारा लॉरेन। ठीक है, तो इसको ले लिया था। ठीक है, और जो वॉर इंडेमिनिटी थी 5 बिलियन फ्रांसिस की, जो इनको भरना था फ्रांस वालों को। ठीक है, अच्छा, कुछ टाइम बाद क्या होने लगा कि फ्रांस के लोगों ने अपने 2 खोए हुए प्रोविंस के लिए डिमांड रख दी कि भैया हमें चाहिए वो चीज़ें। ठीक है, हमें हमारे दोनों प्रोविंस चाहिए, और ये फ्रांस की नेशनल डिमांड बन गई। सिमिलरली इटली में भी ऑस्ट्रिया से अपनी टेरिटरी वापस लेने के लिए जो मूवमेंट्स थे वो चालू हो गए थे। ठीक है, अब नेशनलिज्म ने हेट्रेड पैदा कर दी थी कंट्रीज़ के बीच में, जिसने वॉर का होना मैंडेटरी कर दिया था। अब हम बात करेंगे डिप्लोमेटिक ट्रीटीज़ के बारे में। ठीक है, देखो, डिप्लोमेटिक ट्रीटीज़ वॉर का कारण नहीं होती हैं, बट डेफिनेटली फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर देती हैं वॉर के लिए। जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद बिस्मार्क चाहता था कि वो फ्रांस को यूरोप में आइसोलेट कर दे। ठीक है, ये जो हमारा फ्रांस है इसको आइसोलेट कर दे। ठीक है, बट एक्चुअली इसके लिए जो डिप्लोमेटिक ट्रीटीज़ क्रिएट करना शुरू कर दिया था, किसने? जर्मनी ने शुरू कर दिया था फ्रांस को यूरोप में आइसोलेट करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ट्रिपल अलायंस बनाया जर्मनी ने। ठीक है, जर्मनी के साथ साथ कौन कौन हो गया था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ठीक है, ये उसके साथ ट्रिपल अलायंस में आ गए थे। अच्छा, दूसरी तरफ जो फ्रांस ने भी ट्राई नेशन अलायंस बनाया था। ठीक है, और उसके साथ कौन था? इंग्लैंड था और रशिया था, और इंग्लैंड उस समय बहुत पावरफुल था, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, माना कि वर्ल्ड वॉर 1 के लास्ट तक या फिर सेकंड तक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, और अब तो इन्फ्लेशन आ रखी है वहाँ पे। चलो अभी का छोड़ो, पास में चलते हैं। तो ये 2 ग्रुप बन गए थे। ठीक है, एक तरफ ये हो गया था हमारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, और दूसरी तरफ फ्रांस, इंग्लैंड और हमारा रशिया। ठीक है, अब जब दोस्त बनाए हैं तो सुख दुख में साथ देना पड़ेगा। सीधी सिंपल बात यह है कि अगर किसी एक कंट्री पे अटैक होगा तो अटैक पूरे ग्रुप पे कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मिलिट्री एंड आर्मामेंट्स की। तो 19th सेंचुरी में मिलिटरिज्म फ्लरिश कर रहा था, यानी कि पनप रहा था यूरोप में। अच्छा, इस मिलिटरिज्म की रूट कॉज क्या थी? तो जो हमारा पहले थी वो थी इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ चुका था। ठीक है, इंटरनेशनल टेंशन था, और सबसे महत्वपूर्ण क्या था? रेडिकल
नेशनलिज्म, ठीक है। अच्छा, मिलिटरिज्म की वजह से दो इफ़ेक्ट क्रिएट हुए। पहला क्या था, ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया जिसमें म्यूचुअल फियर था और कन्फ्यूजन थी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में। और दूसरा क्या था कि जो मिलिट्री पॉलिसीज़ पे ना ज़्यादा एम्फेसाइज करने की वजह से पॉलिसी मेकिंग सिविल हैंड से निकल के मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में आ गई, ठीक है। और अब हम बात करेंगे इम्पीरियलिज्म एंड इकोनॉमिक राइवलरी के बारे में। तो क्या था कि 20th सेंचुरी की बिगनिंग में यूरोप में दो तरीके की कंट्रीज़ थी। कुछ ऐसे देश थे जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ, तो उनमें डिज़ायर भी स्वाभाविक था, ज़्यादा पैसे कमाना, यानी कि जल्दी से प्रोडक्ट को मार्केट में उतार कर बेच देना। अच्छा, इसमें एग्जांपल है, जो प्रोमिनेंट कंट्री थी वो थी जर्मनी, ठीक है। जर्मनी आगे था, अमेरिका और इंग्लैंड, ठीक है। ये प्रोमिनेंट कंट्री थी। और दूसरी तरफ वो कंट्री थी जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को साथ में बैलेंस कर रही थी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ऐसे देश थे फ्रांस, ठीक है, हमारा इटली, और ऐसे कंट्री अपनी अथॉरिटी एशिया, अफ्रीका और ईस्टर्न यूरोप के ऊपर इस्टेब्लिश करना चाहती थी, क्योंकि इन देशों में अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस थी, नहीं हुआ था। तो ये नई कंट्रीज़ को ऑक्यूपाई करके उसमें अपना प्रोडक्शन करते थे और प्रॉफिट कमाते थे, और इन्हीं चीज़ों ने कॉन्फ्लिक्ट को राइज किया। अच्छा, 19th सेंचुरी के एंड तक ऑलमोस्ट पूरा अफ्रीका यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में डिवाइड हो गया था, ठीक है। इंग्लैंड और फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा टेरिटरी थी, ऑब्वियसली यार, ठीक है। इंग्लैंड तो इंडिया को भी ले रखा था उसमें। जर्मनी इस कंपटीशन में पीछे छूट चुका था, इसलिए वो डिसैटिस्फाइड भी था, और जर्मनी का बहुत बड़ा रोल रहा है वर्ल्ड वॉर में। अच्छा, अफ्रीका के डिवीज़न ने म्यूचुअल टेंशन इंक्रीज़ कर दी थी यूरोप में, और दूसरी तरफ बाल्कन रीजन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था रशिया और ऑस्ट्रिया की इंटरेस्ट की वजह से। इसी वजह से जो इम्पीरियलिस्ट कमर्शियल एम्बिशन था यूरोप कंट्रीज़ के स्ट्रगल की शुरुआत कर देता है। हेट्रेड और मिसट्रस्ट का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका था। अब हम बात करेंगे पॉलिसीज़ ऑफ किंग विलियम केसर की, ठीक है। ये जो जनाब है, ये जर्मनी के रूलर थे और किंग थे मान लीजिए, ठीक है। और ये बहुत ही एम्बिशियस भी थे, ठीक है। उनकी ना एक पॉलिसी थी, और वो पॉलिसी ये थी, वर्ल्ड डोमिनेशन, ठीक है, और एपोक्लिप्स, यानी कि सर्वनाश। तो ब्रिटेन की ना न्यूट्रल जो पॉलिसी थी उसको कायरता कंसीडर करते थे। फिर क्या, उसने ब्रिटेन को कंट्रोल करने के लिए अपनी नेवी को और आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई, ठीक है। इसी ने यूरोप को वॉर तक पहुंचाने का काम भी किया, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर। तो बेसिकली ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है न्यूज़पेपर, क्योंकि इसी की वजह से पब्लिक ओपिनियन क्रिएट होता है, ठीक है। पब्लिक का जो ओपिनियन होता है वो क्रिएट होता है, और न्यूज़पेपर एक कंट्री की आइडियोलॉजी को भी प्रेजेंट करता है, ठीक है। रेडिकल नेशनलिज्म से इंस्पायर्ड होके 20th सेंचुरी में यूरोप में न्यूज़पेपर को ऐसे प्रेजेंट किया जाने लगा कि कंट्री के लिए डिफ़िकल्ट हो गया कि पीसफुली सेटल कैसे हों, और इसलिए अनकंट्रोल्ड प्रेस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न था और रहा था वर्ल्ड वॉर के लिए, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के लिए ये भी था, बहुत बड़ा रीज़न था ये वर्ल्ड वॉर के लिए। अब हम बात करेंगे मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ साइंटिफिक थॉट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि इस चीज़ को समझने के लिए ना हमें डार्विन भाई साहब की एक थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो वो थ्योरी ये थी कि स्ट्रगल इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल एंड ओनली द फिटेस्ट कैन सक्सीड इन दिस स्ट्रगल। और यही उस पीरियड में हो रहा था, ठीक है। और ये थ्योरी ना जंगल में आग की तरह पकड़ बना रही थी, इसलिए गलत तरीके से वॉर करने के लिए साइंटिफिक और लॉजिकल बेसिस पे चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे लैक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। इसी टाइम पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई नहीं था, ठीक है, जो वॉर को टाल सकता था, ठीक है। नेगोशिएशन भी नहीं करा सकते थे जब कोई हो गई नहीं ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लॉ कोड था, बट इन्फोर्स कराने के लिए कोई भी पावर नहीं थी। अब हम बात करेंगे इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर का, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या
कि 1908 में ऑस्ट्रिया और सर्बिया के ना रिलेशन ख़राब थे और 1914 आते आते बहुत ही ख़राब हो गए, ठीक है। तो हुआ क्या था, तो बात ये थी कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस अपनी वाइफ के साथ बॉस्निया गए हुए थे ऑफिशियल विजिट पे। उसी टाइम जब वो सेरोजेवा में थे तो उनके ऊपर गोली चला के उनकी हत्या कर दी गई थी। जब ये बात ऑस्ट्रिया के लोगों तक पहुंची तो भाई वायलेंस स्टार्ट हो गए थे कि उनके प्रिंस को कैसे मार दिया किसी ने। फिर क्या, ऑस्ट्रिया ने डिसीज़न लिया कि वो एक्शन लेगा अगेंस्ट सर्बिया के, ठीक है। किसके अगेंस्ट? सर्बिया के, ठीक है। फिर क्या था, ऑस्ट्रिया ने तैयारी शुरू कर दी थी वॉर की और जर्मनी बहुत नॉटी है, जर्मनी ने कहा था कि वो साथ देगा, उसका फुल सपोर्ट है भाई को। दूसरी तरफ रशिया ने भी बोल दिया था कि अगर सर्बिया पे अटैक हुआ तो ऑस्ट्रिया जर्मनी फेस करना पड़ेगा आप लोग को, हमें, रशिया को। और रशिया का साथ कौन दे रहा था? फ्रांस। रशिया फ्रांस के साथ हो गया था, फ्रांस रशिया सर्बिया एक साथ हो गए थे। अब हम बात करते हैं स्टार्ट ऑफ वॉर की। तो कब हुआ था भैया? 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वॉर 1 ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया था और इसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, जिसमें एक तरफ थे इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस, रशिया, सर्बिया, जापान और यूएस, ठीक है। ये एक तरफ थे, शामिल हो चुके थे, एक तरफ थे। इस वॉर में इटली 1915 में आया था, ठीक है। इटली ने ज्वाइन की थी 1950 में वॉर, और यूएस भाई साहब भी 1970 में ज्वाइन हुए थे, ठीक है। दूसरी तरफ कौन कौन था? दूसरी तरफ था हमारा जो सपोर्ट कर रहे थे जर्मनी, ठीक है। और जर्मनी के साथ था हमारा ऑस्ट्रिया, बेसिकली जर्मनी ऑस्ट्रिया की हेल्प कर रहा था। फिर क्या था? ओके, बुल्गारिया, ठीक है, और टर्की, और वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी। थैंक यू गाइस। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो जो रीज़न थे, ठीक है, उस पर आएगा, रिजल्ट क्या आ रहा था, ठीक है, और हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्ट करेंगे।